मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ हैं भाई तेज सिंह जी और मैं मौजूद हूँ इस समय आगरा के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस अभी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के द्वारा एक मार्च की तैयारी की जा रही है यहाँ पर। स्वागत है तेज सिंह साहब भारत न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। सर, जानना चाह रहा हूँ कि ये जो राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड है ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड बड़ा अटपटा लगता है लोगों को, लेकिन ये है बड़े काम की चीज़। जी। 1998 में जब मैंने अयोध्या कूच किया था, अच्छा, जब वो ये इसके बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग खुला चैलेंज कर रहे थे, लेना भाई, खुला चैलेंज कर रहे थे कि हम 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण शुरू करेंगे अयोध्या में, किसी के माई के लाल में हिम्मत हो तो हमें रोक ले। अच्छा। तो मैं समझता था कि मुसलमानों का मामला है, मुसलमानों को आगे आना चाहिए, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। हैं? जब किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने, भाई तेज सिंह ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके, मैं सर्विस में था उस समय। अच्छा। और बीएसएस ऑर्गेनाइजेशन था मेरा, बहुजन स्वयं सेवक संघ करके था। वो था, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने दिल्ली से मैंने नहीं, मेरी प्लानिंग थी कि हर ज़िले से, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से 1000 लोग मेरे अपने जो वॉलंटियर हैं अयोध्या जाएंगे। इनकी ऐसी तैसी, इनका नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मैंने काउंटर नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, जूते वहीं लगाएंगे। अच्छा। ये मेरा नारा था और मैंने अयोध्या कूच किया। हम लोग यहाँ से निकले। हाँ। इससे जामा मस्जिद से हमने शुरुआत की। करीब 2500 लोग थे बीएसएस की यूनिफॉर्म में, नीला नेकर, वाइट शर्ट, इस तरह से था। मैं भी यूनिफॉर्म में था। ये साइकिल मार्च था। अच्छा। हाँ, साइकिल मार्च था। हाँ। तो वहाँ से शुरू हुआ। तो दिल्ली में हमसे किसी ने नहीं छेड़ा। अच्छा। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस हुए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। हाँ, और सारे लोगों को गिरफ्तार करके ये परेड जो है, इसका पीएससी का ग्राउंड है, परेड ग्राउंड है गाजियाबाद में, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भाई हम भाई तेज सिंह को ले जा रहे हैं, हिफाजत से रखेंगे, आप लोग जाइए। तो लोग नहीं हटे वहाँ से। तो फिर भी जब उन्होंने ज़्यादा कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, और जैसे अपने साथ को हम तो किसी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। अगर हमने ऐलान किया है तो हम अंजाम के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए कहाँ चलना है। फिर भी मेरे साथ 2 बसें 80 लोग गए। अच्छा। 80 लोग उस समय में, उस समय। हाँ। वो नहीं माने। एक सवाल है तेज सिंह साहब आपसे। हाँ, कि ये जूता मार ब्रिगेड जो है, ये संगठन है या आंदोलन है आपका? एक मैं वही उसी बात पर बता रहा हूँ। हाँ। जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में हम लोगों को जेल में भेज दिया। जेल में क्या, डासना की जेल थी, छोटी जेल थी। हाँ। तो वहाँ जो खाने का सिस्टम था ना, खाने का जो आम कैदियों का आता है वही खाना हमारे लिए आया। तो हमने जेलर को कहा भाई, वहाँ हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन ने हमें मेरठ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। वहाँ 2 जेल हैं, एक किशोर कारागार है, एक दूसरी जेल है। तो किशोर कारागार को खाली करवा के वहाँ पे हम लोगों को रखा गया। वहाँ जब उन्हें मालूम था कि खाने को लेकर गड़बड़ हुई है, तो वहाँ जाते ही हमें बढ़िया खाना दिया गया। और वो जो थे जेलर थे वहाँ पे, डिप्टी जेलर जो इंचार्ज थे उसके, वो थे पांडे जी, विनोद कुमार पांडे, पी.के. पांडे। तो उन्होंने समझा कि तेज सिंह का कोई ठाकुर होगा, तो अच्छी तरह से उन्होंने खाना वाना खिलवाया। जब सुबह मुलायजा हुआ और मुलायजे में जब लगा तो ये तो वही दलित और मुसलमान और दूसरे पसमानदा तबके के लोग हैं। अच्छा। तो वो उसको बड़ा नागवार गुजरा और बीच में से उठ के चला गया। हाँ। उसने क्या हुआ, खाने का सिस्टम गड़बड़ा दिया। हाँ। जब उसको हमने समझाया अभी कि जेलर साहब, ये जितने भी लोग मेरे साथ हैं उनका कहीं ना कहीं जिंदा या मुर्दा चमड़े से वास्ता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पे आ जाएँ और आपकी चमड़ी उधेड़ दें यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो वो जेलर ने कहा भाई तो ऐसे होते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जब नहीं माना तो जब सुबह का खाना, हमारा जब ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट शाम को 3 बजे मिलेगा, तो मरता क्या न करता। अच्छा। फिर उस जेलर साहब को पकड़ के, और तो कुछ था ही, जूते से हमने उसकी अच्छी तरह से ठुकाई कर दी। जब मैंने शुरुआत की तो सारे के 80 के 80 उस पर टूट पड़े, वो तो बच गया, मर गया होता। अच्छा। हाँ। इसके बाद जेल का सारन बजा, सारे अधिकारी वहाँ पर आए और अधिकारियों ने वो डीआईजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि तेज सिंह जी 1 घंटे की मोहलत दे दो। उनकी मोहलत क्या, हम तो आपके कैदी हैं, जो मर्जी का हम। तो वो बाहर से खाना आया, स्पेशल खाना आया। और उसके बाद भाई उन्होंने किया, जब हाँ जी लंच में क्या लेंगे, वो लंच में वेज लेंगे, नॉन वेज लेंगे, नॉन वेज में चिकन लेंगे, मटन लेंगे, इस तरह से बाकी के 7 रोज़ बड़े आराम से गुजरे हमारे। तब हमने सोचा कि यार ये तो जो हमारी समस्या थी वहाँ पे, वो जूते से सॉल्व हो गई। और हर संगठन, हर पार्टी के पास एक ब्रिगेड है। हाँ। किसी के पास कोई ब्रिगेड है, किसी के पास ब्रिगेड है। तो हमने कहा कि अब लगता है कि देश के बिगड़े हुए हालात भी इस जूते से ही सुधरेंगे। तब फिर हमने राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड 6 दिसंबर 1998 को मेरठ जेल में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया और वहीं राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की घोषणा की। तो ये अब अम्बेडकर समाज पार्टी का ही हिस्सा है जूता ब्रिगेड? नहीं, अम्बेडकर समाज पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये मिशन कारवां एक मूवमेंट है। अच्छा। उसका हिस्सा है।
अच्छा, हाँ, उसका हिस्सा मिशन कारवां मूवमेंट के तहत है ये युवाओं तक बात नहीं पहुंच पाई है, ऐसी क्या वजह? आप देखिए कि मीडिया मुझे ब्लैकआउट और ब्लैकमेल करता है, दलित की और मुसलमानों की बातों को नहीं करता। यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप जानते हैं मीडिया का मतलब है बनिया का पैसा, ब्राह्मण की कलम। वो दलित और मुसलमान के हक में चल नहीं सकती। खिलाफत में तो जितनी मर्जी चलेगी, मेरे तो खिलाफत में भी नहीं चली उनकी। और यहाँ तक कि देखिए जब मुझे मालूम होगा कि ये बीजेपी वाले जो गुजरात में उन्होंने किया था, 2002 में दंगा किया था, उसी तरह पे दंगा यहाँ भी करवाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। मायावती और लालजी टंडन की जो केमिस्ट्री थी उसकी सरकार चल रही थी। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा तो तुरंत मैंने 2 इश्तिहार निकाले। पहला इश्तिहार था, उसमें भी मुझे यहाँ का जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं, वो मुझे बताएं कि आज इस देश में आखिर हिंदू है कौन। क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, ये पिछड़े हिंदू हैं? अगर हिंदू हैं तो इनके आज तक मौलिक मानवीय अधिकार क्यों नहीं बहाल किए गए? देश के धन दस्ती शासन प्रशासन में इनको बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई? अगर ये हिंदू हैं तो वो जो अपने आप को हिंदू कहने वाले सवर्ण हिंदुओं ने इन दलितों और पिछड़ों के साथ में रोटी बेटी के ताल्लुक क्यों नहीं किए? इसका मतलब साफ है, हम हिंदू नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यानी कि दलित हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यह नहीं कहते कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। अच्छा। ये इख्तियार गया। उसके बाद में जब हमने सारे जो इंस्टांस हैं, चाहे मुसलमानों के खिलाफ मारामारी के खिलाफ, चाहे दंगों की जितने भी थे, दलितों के खिलाफ थे, सारा का करके हमने लब्बो लबाब ये निकाला कि अगर इस मुल्क में कोई आतंकवादी है तो वो हिंदू आतंकवादी है। और 8 दिसंबर 2002 को 8 दिसंबर 2002 को मेरठ में हमने हिंदू दहशतगर्दी मुखालिफ, हिंदू आतंक विरोधी रैली की। यानी कि आप ये मानते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान में आतंकवादी है तो वो हिंदू आतंकवादी है? यस, बिल्कुल, हमने साफ कहा अगर इस मुल्क में कोई आतंकवादी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू आतंकवादी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम दलितों ने जो हमें अछूत कहते थे, अछूत बना के रखा, और हज़ारों साल से जो आतंकवाद हमारे लोगों ने झेला है, हमारे पुरखों ने झेला है, वो हिंदू आतंकवाद नहीं तो और क्या है? किसी को मार देना, किसी को कुछ कर देना, किसी की जबान काट लेना, ये क्या मतलब था है? तो ये आतंकवाद नहीं था और क्या था? आज भी वही 10% लोग हैं जो हिंदू, यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, अति अल्पसंख्यक हैं, हार्डली 10-12% हैं। और शासन सत्ता में होने की वजह से ये हम दलित, पिछड़े और मुसलमानों की तबाही का आलम बने हुए हैं। हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आरएसएस हिंदू कार्ड खेलती है, और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी भी, क्या कहते हैं, आरएसएस और बीजेपी हिंदू कार्ड खेलती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और कांग्रेस ने भी कभी कभी ऐसा ही बयान दिए हैं। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं, क्या अब जो आज का भारत है, तो क्या अब इस पर विराम नहीं लग सकता है? कोई भी अब शिक्षा की, रोजगार की बात करे और आगे बढ़े। देखिए, कोरोना इनके हाथ में एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र आया जिसको ये कहते हैं, उसका सारा लेकर इन्होंने एजुकेशन को चौपट कर दिया जी। एजुकेशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अरे ये जो क्या बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ये क्या है? कुछ नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? हम लोग रात भर किताबें पढ़ते थे, निशान लगाते थे, नोट्स बनाते थे। अब का नोट्स ही नहीं बनेंगे तो लोगों को क्या याद करेंगे? तो एजुकेशन को इन्होंने चौपट किया और लोगों को उस कोरोना में रोज़गार से महरूम किया इन्होंने। हाँ, रोज़गार उनके छीन लिए, रोज़गार ख़त्म कर दिए। और ऐसी हालत में कि न लोगों के पास रोज़गार रहेगा, न एजुकेशन रहेगी, और जिसके पास रोज़गार और एजुकेशन न हो वो समाज गुलाम हो जाता है। तो बाई एंड लार्ज दलित, पसमानदा और ये मुस्लिम समाज को ये बेरोज़गार और इस तरह से करके ये इसको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि हज़ारों साल इस मुल्क पर राज कर सकें। ये पूरा आरएसएस का गेम प्लान है। बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, तमाम ये हिंदूवादी संगठन हैं। और जो आप कह रहे थे कि जिस बुनियाद पर ये महल खड़ा कर रही है, बदमाशियों का महल खड़ा कर रही है बीजेपी, उसकी बुनियाद तो कांग्रेस ने रखी है। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे और कोई मामला, कांग्रेस के टाइम पे हज़ारों दंगे हुए हैं और दलितों पे तो आए दिन अत्याचार होते रहे, कहीं रोकथाम नहीं हुई है, बेरोक टोक लगे। अब चूँकि मीडिया से थोड़ा एक्टिव है और ये सोशल मीडिया भी सक्रिय हो गया है, तो अब इनके हाथ की बात नहीं रह गई है, वो कर रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो जूता मार, राष्ट्रीय जूता मार ब्रिगेड आपने शुरू किया है, मिशन बता रहे हैं आप इसको, अगर इससे युवा जुड़ता है तो कितने प्रतिशत युवाओं को फ़ायदा होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, ये जो यहाँ पर जो मेन अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार या मारामारी जो भी हो रही है, ये चंद सवर्ण हिंदुओं के द्वारा की जा रही है, करवाई जा रही है। और जूता एक ऐसा हथियार है कि सीधा दिमाग पर असर डालता है। गोली से तो आदमी मार दिया, ख़त्म हो गया, और जूते की मार को ज़िंदगी भर भूलता नहीं है। और कोई भी जूते से पिटना नहीं चाहेगा।
अच्छा। समझ गए। यहाँ कोई भी हो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अधिकारी हो, कुछ भी हो, कोई भी इस जूते से पिटना नहीं चाहेगा। इसलिए वो, मुझे उम्मीद है कि वो हो सकता है कि वो जो बेजा हरकत है उसकी, ये चाहे अन्याय की, अत्याचार की, भ्रष्टाचार की, वो ख़त्म हो। चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो। मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग पर पुलिस आंख बंद रहती है, न्यायपालिका अंधी बताते हैं। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ये साफ ज़ाहिर हो गया है इस देश में न्याय नहीं है। और जस्टिस लोया की हत्या के बाद ये मुझे तो लगता है कि पूरे जज दहशत ज़दा हैं इस सरकार से, मोदी सरकार से, मोदी के नाम से, अमित शाह के नाम से दहशत ज़दा हैं। यहाँ न्याय की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इसलिए इनकी मारामारी का जवाब राष्ट्रीय का जूता देगा। ये बगैर लाइसेंस का हथियार है, 24 घंटे हाथ में रहता है। और इसका कोई ज़्यादा मारपीट का मामला बनाएगा 160-70 का, और अकेले में पीट दिया तो कहेगा भाई कोई बाहर आके नहीं कहेगा मुझे जूते से मारा है। तो ये बहुत नायब हथियार है जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड और पूरे देश में हम इसको कर रहे हैं, बाकायदा इसकी यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म तो शायद आपने देखी भी है। और उसको कल बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है इस बात का, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको लगा कि हाँ यही एक रास्ता है इन हिंदू आतंकवादियों से निपटने के लिए, अन्यायी अत्याचारियों से निपटने के लिए और भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए। चलिए, ये थे तेज सिंह साहब जो कि राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की बात कर रहे हैं और युवाओं को जगाने की बात कर रहे हैं। और इस समय आगरा के अंदर भाई एक कहा जाता है कि दलितों की राजधानी है ये आगरा, और यहाँ से अंबेडकर जयंती पर यानी कि बड़े बड़े प्रोग्राम होने की बात भी चल रही है। मैं भी यहाँ कवरेज के लिए पहुँचा हूँ अब, और इसी मुद्दे पर लगातार मैं तेज सिंह साहब से बात करता रहूँगा और भी इसके अलावा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस किस मुद्दे को आगरा में रहकर तेज सिंह साहब उठाते हैं और कितनी जनता को जागरूक करते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।